अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हॉकाई के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान मिर्ज़ा साहब। अस्सलामु अलैकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, एक और कू हुआ है अफ्रीका के एक और मुल्क के अंदर। अदनान भाई से डिटेल्स लेते हैं कि वो कौन सा मुल्क है। थोड़े दिन पहले हमने निजेर के बारे में बात की थी और उस पर बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था और हमें देख के खुशी हुई थी कि जो हमारा मोटिव है, जो हमारा पर्पज़ है आपको अवेयर रखने का, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक पूरा हो रहा है और लोगों को पसंद भी आ रही है। इस तरह की जो मालूमात हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं दी जाती, वो हम देने की कोशिश करते हैं। अदनान भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अदनान भाई, कौन सा मुल्क है जहाँ पर ये शुरू हुआ है मिलिट्री कू निजेर के बाद? ये रिपब्लिक ऑफ गबोन है। गबोनीज़ रिपब्लिक कहते हैं इसको। तो गबोन तो ये भी एक फ्रेंच कॉलोनी थी। हमारे बहुत सारे लोगों के लिए नया नाम हो भाई। हाँ, नया नाम है, लेकिन नया नाम है, छोटा मुल्क है लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी एक ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है। बहुत मेजर नहीं है लेकिन है ओपेक का मेंबर है। पॉपुलेशन छोटी है, मुल्क बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। आप समझे पाकिस्तान का लाइक 1/5 हिस्सा होगा, लेकिन पॉपुलेशन इनकी 23 या 24 लाख है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और भी इसके अंदर मिनरल रिसोर्सेज है, मैंगनीज है, कोको है और कुछ चीज़ें हैं। फ्रेंच कॉलोनी थी, जिस तरह से हमने पहले बात की थी निजेर के बारे में बात की थी। इसमें आपको पता है वही बात सारी यही है कि ये जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के अंदर भी और कुछ एशिया में भी या लैटिन अमेरिका में भी, ये सब कॉलोनीज़ हुआ करती थी। और वो जो कॉलोनी सिस्टम जब ब्रेक हुआ उसके बाद जो लीडरशिप आई वो भी बेसिकली बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो लीडरशिप थी वो आवाम की थी। वो वही लीडर्स थे जो बेसिकली जो कॉलोनियल पावर्स से उनके मफादात के लिए काम कर रहे थे, या उन्होंने उससे पहले भी उनके मफाद के लिए काम किया। उसके बाद यानी कॉलोनी का असर ख़त्म होने के बाद भी कॉलोनी की ही बेसिकली लिए काम करते रहे। तो मिलिट्री का कू हुआ यहाँ पे और हुआ ये कि ये जो इन्होंने 1967 में फ्रेंच से ये आज़ाद हुए थे। ठीक है। उसके बाद से जो साहब प्रेसिडेंट थे अभी, उनके वालिद साहब प्रेसिडेंट थे, वो 1967 से 2009 तक वो प्रेसिडेंट रहे। ओके। और वो जब उनको कैंसर हुआ, उनका इंतकाल हुआ, तो तब वो बेसिकली हार्ट है। तो उनके इंतकाल के 4 महीने बाद उनके जो बेटे हैं, उनके वालिद साहब का नाम उमर बोंगो था और ये जो है अली बोंगो। और जब वो इलेक्शन हुए तो वो यानी वो सेटअप ही इस तरह हुआ था कि वो पावर में आ गए। ठीक है। तो वो 2009 की बात है। तो 2009 से इनके जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो 7 इयर्स का होता है कि एक दफ़ा आप प्रेसिडेंट बनते तो आपके पास 7 इयर्स की पावर होती है। फिर उसके बाद तो जब ये दूसरी दफ़ा जब इलेक्शन हुआ इनका, तो उस वक्त काफ़ी क्लोज इलेक्शन हुआ। तो जो लोग थे यानी जो अवाम और नास यानी काफ़ी अपसेट थी कि काफ़ी उस वक्त हंगामे शंगामे हुए। फिर हुआ ये कि 2019 में ये जो अली बोंगो साहब इनको एक स्ट्रोक हुआ, तो इसकी वजह से ये 1 साल तक ऑलमोस्ट इनकी हेल्थ सही नहीं थी। तो ज़माने में मिलिट्री ने उस वक्त कू करने की कोशिश की। ओके। तो उस वक्त वो कू कामयाब नहीं हुआ। ठीक है। अब जो ये कू हुआ है, ये भी अभी इलेक्शन हुए थे पिछले हफ्ते। आई मीन ये बस के ये जो सैटरडे गुजरा इसी में इलेक्शन हुए थे। और इसमें जो है कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बहुत फ्रॉड हुआ इलेक्शन में। ठीक है। और मैंने आपको बताया जो इससे पहले जो इनका दूसरा इलेक्शन हुआ था उसमें काफ़ी क्लोज रिजल्ट आया था। इसमें इनको 63% वोट मिला ना, मतलब वोट बैंक बढ़ गया। वोट बैंक बढ़ गया। ये नॉर्मली इस तरह होता नहीं। उनका ही अली बोंगो का ही अली बोंगो का। ठीक है। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा था कि इस दफ़ा फ्रॉड ज़्यादा हुआ है। तो जो अपोजिशन थी उन्होंने भी काफ़ी शोर शरार मचाया। तो ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो अभी जो है ये जो कू है वो इनके जो गैबनीज रिपब्लिकन गार्ड था उनके हेड ने किया। और जो अभी इस कू को लीड कर रहे हैं वो अली बोंगो के अपने कज़न ही है। वाह।
तो वो और उनका बेसिकली अभी जो मोस्ट रिसेंट बयान आया वो ये है कि भाई हमें ऐसा लगा, आर्मी को ऐसा लगा कि इलेक्शन में जो है वो थोड़ा बहुत फ्रॉड हुआ, और क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उनकी तबीयत भी इतनी सही नहीं है, तो हमने सोचा कि आवाम की खातिर जो है ना हम ये स्टेप ले रहे हैं और उसको बचा। इतनी हमदर्दी आवाम से। जी जी। तो असल में बात ये हम सारी बातें कर रहे हैं, ये ओवरऑल जो अफ्रीका में अभी इस वक्त सूरत हाल है, ये जिन जिन कंट्रीज़ में ये तकरीबन 8वां या 9वां कू है पिछले 2 सालों में। ठीक है। और ये ट्रेंड जो है बेसिकली चल निकला है, और ये वही चीज़ें क्योंकि अब जो कॉलोनियल पावर्स थी जैसे फ्रांस है, यूएस और ब्रिटेन, इन लोगों का जो वो एक ज़ोर था वो टूट रहा है यहाँ पे। तो वो जिन लोगों को सपोर्ट करते आ रहे हैं डिक्टेटरशिप्स को इतने, वरना तो अपने मुल्क में तो ये डिक्टेटरशिप्स के अगेंस्ट है, ठीक है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप हर जगह सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर अपना लूटना है अभी भी। आई मीन उनसे उनका जो लत उनको लग गई है फ्री चीज़ों की, वो ख़त्म नहीं हुई है। सही, ठीक है। तो वो इसी तरह से डिक्टेटर्स को सपोर्ट करें, तो अभी ये हर सब को ही शोर मचा रहे हैं कि ये हो गया। मैं नॉर्मली बात आपको ये सब से बता रहा हूँ कि देखिए कू होना अच्छी बात तो नहीं है। आई मीन ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि ठीक है, डेमोक्रेटिक एक अमल को नुकसान पहुंचता है सारी चीज़ें। लेकिन जब आप हालात इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डिक्टेटर्स, वो जो लीडर्स थे वो लोग, वो भी करप्ट ही लोग थे ना। यानी आप देखें एक मुल्क है जो एक ऑयल प्रोड्यूसर है, उसकी इतनी आबादी भी नहीं है, यानी वो आप समझे जितनी वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उसका 90% वो एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये ऐसी फिर तो एक अमीर कंट्री होनी चाहिए, एक तरह से अमीर कंट्री होनी चाहिए कि उनके पास ऑयल जैसी रिसोर्स है जो है ना अच्छा खासा वैल्यू रखती है, और आप 90% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी इंपोर्ट्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी बातें, और आपकी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये तो ऑलमोस्ट मुझे कतर वाला सिनेरियो नज़र आ रहा है कि कतर कभी इस तरह का है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल। जी, असल में कतर का तो स्ट्रेंथ नेचुरल गैस है, वो नेचुरल गैस भी बहुत ज़्यादा वो टॉप पे है बेसिकली नेचुरल गैस के अंदर, और उनकी अपनी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़ाहिर छोटा सा मुल्क है। क्या अल्टरनेटिवली इसकी भी बात कर रहा हूँ मैं कि इनका भी खुद की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। जी, और ये 90% तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इनको भी बहुत ज़्यादा एक डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए था। हाँ, लेकिन डेवलप्ड कंट्री इसलिए नहीं है ना क्योंकि जो लीडरशिप है वो बहुत करप्ट है। ठीक है, ठीक है, और वो बेसिकली काम कर रही है फ्रांस के लिए जो उनकी कॉलोनियल मास्टर्स थे। ठीक है। तो वो अभी तक, क्योंकि वो देखें सिलसिला ऐसा ही है कि जब आप ये जो डिक्टेटरशिप होती है या कोई भी ऐसी लीडरशिप होती है जो करप्ट होती है, वो ये नहीं चाहते कि अवामुन नास तक उसका बेनिफिट जाए। और जितने भी ये कॉलोनियलिज्म वाले, जैसे वो फ्रांस है या स्पेन है या इटली है या ब्रिटेन है या यूएस जिस तरह से करते हैं, ये सब चाहते हैं कि ये रिसोर्सेज इनको लगता है इनका हक है इन रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है। तो वो करप्ट लीडरशिप को इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि वो, क्योंकि देखिए करप्ट लीडर को अवामुन नास से सपोर्ट नहीं मिलती रेगुलरली, यानी आप समझे अगर आप हर चीज़ फेयर खेलें तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। उनको सपोर्ट ऐसे मिलती है कि जब आप उनको वो किसी मिलिट्री या उस तरह से बैकिंग दे, यानी फ्रांस ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री बैक कर रही होती, तो वो जैसे फ्रांस जैसी कंट्री है या यूएस जैसी कंट्री, ये ऐसे डिक्टेटर्स को या ऐसे लीडर्स को सपोर्ट करते हैं अपने मीडिया के थ्रू, मोरली कि भाई ये, फिर फाइनेंशियली, हाँ फाइनेंशियली भी उसको आर्म करते हैं। और वो आर्म इसलिए नहीं करते कि वो ताकि मुल्क दुश्मन अनासर से रहे, नहीं ये तो बेसिकली एक वो है फसाद, यानी दिखाना है कि भाई हम आपकी मिलिट्री को एड दे रहे हैं, हाँ एड दे रहे हैं, मिलिट्री एड दे रहे हैं कि आप जो है अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं। नहीं, ये अवाम के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ये जो मिलिट्री पावर है या फायर पावर है, ये ज़्यादातर बेसिकली अवाम को ही सबड्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सप्रेस करने के लिए। तो वो यही वही सिलसिला जारी है। तो अभी अफ्रीका के अंदर ये एक अवामुन क्या कहते हैं, अवामुन नास के अंदर एक शोर बेसिकली जाग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि जो कॉलोनियल जो पावर्स हैं, उनके जो पपेट्स हैं,
मैं उनको पपेट्स ही बिल्कुल एग्जैक्टली पपेट्स है, वो अपने मुल्क के मफाद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यानी आपके अच्छा खासा मुल्क है जिसके रिसोर्सेज भी अच्छे खासे, आप उसको सही तरह से इस्तेमाल करें। पाकिस्तान जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है अब बहुत ज़्यादा पैरेलल्स हैं पाकिस्तान के साथ लीडरशिप की, जहाँ तक बात आती है कि वही आपका एलीट जो आपका लीडरशिप क्लास है, चाहे वो जिसको अशराफिया कहते हैं, अशराफिया कहते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट काफ़ी ग्रुप्स शामिल हैं उसमें, लाइक आपका एलीट ग्रुप्स शामिल, सारे के सारे वो शामिल हो जाते हैं, चाहे वो जो है वो बड़े बिजनेसमैन जो जी वो जो करप्शन करते हैं, जी ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल लैंड ओनर्स और डेवलपर, ये सब बात है। तो ये एक उसमें रह रहे हैं कि इनको सपोर्ट बाहर से इसलिए मिलती है क्योंकि ये मुल्क को बेचने सस्ते में बेचते हैं। अपने लिए तो सही है क्योंकि वो तो असल में तो हकदार नहीं है ना, देयर नॉट डिजर्विंग, तो लेकिन वो क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, उनको सपोर्ट भी मिल रही है पीछे से, और वो मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहे हैं, और इनकी पूरी फैमिलीज भी तो सेटल हुई में बाहर। बिल्कुल ऐसे है। और इनके साथ भी यही है, जो हम जिस फैमिली की बात कर रहे हैं, इनके पेरिस में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये बेसिकली कॉलोनियल स्टाइल ऐसा ही है कि जिस मुल्क के लिए आप काम करते हैं उस मुल्क के अंदर आपके लिए सपोर्ट होती है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो देयर इज़ ऑलवेज अ बैक वे। आपने अपनी प्रॉपर्टी भी वहीं बनाई हुई है तो कि वहाँ पर आपको जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो ये जो लीडर्स हैं ये बेसिकली जो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होते हैं, वो हमेशा अपनी प्रॉपर्टी बाहर रखते हैं, फॉरेन करेंसी में रखते हैं, और बेसिकली उनका इस मुल्क से सिर्फ इतना काम होता है कि इसको हम किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के ये तासुर देके कि हम उनके लिए काम करें, लेकिन काम वो अपने लिए करते हैं और अपने असल मास्टर्स के लिए करते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। तो ये इन अ नटशेल ये बात ठीक है। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपने कीमती मालूमात हमारे नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश की। नाजरीन, सूरत हाल आपके सामने है, सारी दुनिया के अंदर यही कुछ हो रहा है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है, ख़ास तौर से उन ममालिक के अंदर जहाँ पर लीडरशिप पूरी की पूरी करप्ट है और अशराफिया जो है उस मुल्क का पूरा करप्ट है। पाकिस्तान जैसी सूरत हाल वहाँ पर भी इस वक्त है, और सेम एज़ निजेर के अंदर भी ऐसी सूरत हाल थी। लेकिन अब सारी दुनिया के अंदर आवाम जो है वो अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अवेयर भी हो रही है और मुत्तहिद भी कहीं ना कहीं होना शुरू हो रही है। पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल जो है वो इस वक्त इस तरह की है कि अभी जो सूरत हाल चल रही है उसके अंदर बिजली के बिलों के अंदर एकदम से बहुत बड़ा इजाफ़ा करने की कोशिश की निगरान हुकूमत ने, और उसी निगरान हुकूमत को जो है वो अवाम ने बहुत बुरा भला भी कहा और उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर भी आई। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप उस तरह से मौजूद नहीं थी मैदान में शुरू में। उसके बाद फिर जमात इस्लामी ने टेक ओवर किया, हमेशा से बात करती हुई आई है इन मसाइल के ऊपर जमात इस्लामी। उन्होंने फिर जो है वो 2 सितंबर को हड़ताल की भी कॉल दी। तो ये सारा सिनेरियो जो है पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा है, यहाँ पर भी आवाम अवेयर भी हो रही है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं किसी पेज के ऊपर मुत्तहिद भी हो रही है। मुत्तहिद करना इनको ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये सब मुत्तहिद नहीं होते, अगर आवाम मुत्तहिद नहीं होती तो फिर कोई बैरूनी ताकतें जो हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती हैं उनको बहाना मिल जाता है और वो बीच में कोई इस तरह की कार्रवाई कर देती हैं जिससे जो है वो आवाम को सप्रेस करने का मौका मिल जाता है मिलिट्री को और हुकूमत को कि जी इन्होंने तोड़ फोड़ की है, इन्होंने हुकूमती इदारे जलाए। हालांकि वो अवामी किसी ना नुमाइंदे ने जलाए होते हैं ना किसी पार्टी के उसने किए होते हैं, बल्कि कोई बैरूनी कोई हाथ होता है उसके अंदर मुलव्वस, और उसके नतीजे में इनको मौका मिलता है और ये फिर जो है वो आवाम के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। तो ऐसा कोई मौका भी ना मिले, इसी के लिए जो है वो एक साथ सब ने मिलकर 2 सितंबर को अदनान भी हड़ताल की कॉल भी दी है। तो आई होप कि दुनिया भर के अंदर करप्ट माफियाज़ के ख़िलाफ़, चाहे वो हुकूमतों के अंदर बैठे हों, चाहे दुनिया भर की मिलिट्रीज़ के अंदर बैठे हों, आवाम को खड़ा होना चाहिए, आवाम को अपनी ताकत का मुज़ाहरा भी करना चाहिए और बताना चाहिए कि हम सब मुत्तहिद हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना, इसी की दावत जो है वो हम भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुरान की दावत भी यही है, इस्लाम भी यही कहता है कि जुल्म को बर्दाश्त करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जालिम का साथ दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि ये कीमती मालूमात दूसरों तक पहुँचाकर कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये सदका जारिया का बायस बने। अगर उन मालूमात के ज़रिए से कोई अवेयर हो जाता है, कोई किसी को इल्म हो जाता है कि किस तरह से उसने लोगों के साथ मुत्तहिद होकर एक बाकायदा स्ट्रेंथ बनकर कैंपेन चलानी है, किस तरह से लोगों के नज़रियात को खुद तो अवेयर होना ही है, साथ में दूसरों को भी करना है। तो अगर कोई अपने पड़ोसी से बात कर लेता है, अगर कोई अपने रिश्तेदार से बात कर लेता है कि जी ये है और हमें ये करना चाहिए, हम सबको मिल के करना चाहिए, तो इस तरह से
एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को जब मालूमात पहुँचती हैं, दुरुस्त मालूमात पहुँचती हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और इवेंचुअली अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क इस सब जो काम हम सब मिलकर करेंगे, इसके नतीजे के अंदर इंशाल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न होगा। अपना ख्याल रखिएगा। दिस वाज मोहम्मद सादिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।